ओके बेटा, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का द सेकंड पार्ट पे अब हम जा रहे हैं, है ना। और आप देख सकते हैं इसका साइज उससे थोड़ा बड़ा है ना, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बड़ा हो जाता वो, 1.5 टाइम्स बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि उसमें क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन को स्टडी करना पड़ता है। उसको सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक, सर्किट्स को पहचानने की टेक्निक, कौन सी सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट है या, चलो जल्दी बेटा, सिमेट्रिक सर्किट है, क्या है, वो सब चीजें देखना पड़ता है अपने को। तो ये सब कॉम्बिनेशन ही सॉल्व करने के लिए 2-3 दिन लगते हैं, है ना। तो काफी अच्छा टाइम कंज्यूमिंग है, तुमको थोड़ा फास्ट ही चलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला पार्ट तो इंट्रोडक्शन है। अब बस ये बंद कर दो पंखे, अरे। तो अब इसमें देखो सिंपल, अब हम लोग जो लेने जा रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन, इसमें बताया ये गया है एनसीईआरटी में कि किस तरह से ये वाला चैप्टर और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा रिलेटेड है आपके प्रीवियस पार्ट से रिलेटेड। जैसे कि आपने देखो वर्क एनर्जी एंड पावर जब चैप्टर पढ़े थे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे आप लोग ने, तो आपको बताया गया था कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे बताए गए थे, कंजर्वेटिव फोर्स, जो सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इट डजंट मैटर आपने कौन से रास्ते से उनको लेकर आए थे, वो बात पे कुछ भी मैटर नहीं करता। अब मामला ऐसा है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में जब आप एक देखते हैं एक ऑब्जेक्ट सुकून से एक जगह पे पड़ा हुआ है ना, मान लो कि फॉर एग्जांपल वहां कोई एक मैग्नेट है बहुत बड़ा, वहां मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये चलो मैग्नेट छोड़ो, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है वही लेते हैं। वहां एक पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, सुकून से पड़ा हुआ है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा, मगर मैं इसे करीब ले जाने की कोशिश करूंगा तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, आसानी से चला जाएगा क्या, नहीं। बट मैं चाहता हूं कि वो उधर जाए, उसके पास जाए, तो मुझे एक एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा और उसको यहां लाके इस पोजीशन में रखना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको एक एक्सटर्नल वर्क लगाऊंगा, वर्क डन करूंगा और यहां लाके रखूंगा, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, मैंने इसे जैसे ही छोड़ा ये वापस आ गया, तो अब ये चालू कर दे यार पंखे, आवाज बहुत हो रही है इससे। थोड़ा तो उससे सप्रेस हो जाएगा। मैं बोलूंगा जैसे ही मैंने छोड़ा ये अपने आप वापस आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड अपने आप। तो ये अपने आप कैसे आया, कौन भेजा उसको उधर, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने उसको उधर पुश किया। मैं बोलूंगा यार कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। अब ये भी एक काम हुआ है ना, फोर्स लगाना, डिस्प्लेसमेंट होना एक काम है, वर्क है। तो ये काम करने के लिए फोर्स के पास या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पास एनर्जी कहां से आई, तो बोले वो एनर्जी इसको आप ही ने दिया है। बोले कैसे दिया, जब मैंने वर्क करके इसको यहां लाके रखा, है ना, तो ये एनर्जी उसमें स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और वही एनर्जी का इस्तेमाल किया उसने, जैसे मैंने छोड़ा उसने उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट काहे में किया, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने मान लो मैंने यहां से इसको वो कोने तक थोड़ा लेके गया होता, इधर 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 लेके आया, जाहिर बात है मेरा वर्क डन कैसा है, ज्यादा है। अब अगर मेरा वर्क डन ज्यादा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और होना क्या चाहिए फिर, जो जितनी ये जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए, और ये बिल्कुल ऐसा होता ही है। आप जब उसको यहां लाके रखोगे इधर कोने पे, और मैं यहां से यहां लाके रखा, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, वो कोने से मैंने ये कोने पे लाके रखा, छोड़ दिया, तो तुमको क्या लगता है सबसे ज्यादा स्पीड से वो जब करके निकलेगा कौन सी सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में। बोले क्यों, क्योंकि बात बोले से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई थी। बोले काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, बोले उसके पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया उसको। अरे पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, वो तुमने वर्क किया ना, तुम जितना वर्क कर रहे हो वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। आई ना बात समझ में आपको। तो बेटा वही बात हो रही है कि ये सीन आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी देखा, सिमिलर,
है ना, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचते हैं, है ना, आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ दो, करके गिरेगा नीचे, थोड़ा और ऊपर ले जाके छोड़ो और तेजी से नीचे आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में उसको जितना ऊपर लेके जाएंगे, आप जितना वर्क करोगे उतना ज्यादा उसमें क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, बाद में वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आ गई थी आप सभी को? स्प्रिंग का भी वही हाल है, रबर का भी वही हाल है। रबर बैंड है, आपके हाथ में एक रबर बैंड का हिस्सा है, मेरे हाथ में एक रबर बैंड का हिस्सा है ना, मैंने हल्का सा खींचा, छोड़ दिया, आपको हल्का फुल्का लगाऊंगा, फिर मैंने खींचा, है ना, मैं छोड़ने से पहले आप ही छोड़ दोगे, है कि नहीं? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो वो जोर से लगेगा, है ना। क्यों भैया? क्योंकि आपने जितना वर्क करके उसको एक्सटेंड किए उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। आई ना बात समझ में आपको? ये तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा, तो यही पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन में। फिर हमें आपका अगला पार्ट, जस्ट अ मिनट, बता टॉपिक मिस किया क्या मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा इसको इंट्रोडक्शन में कवर किया, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट को जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप क्या करते हैं, जब उसको मूव करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे अगर वो कहा जाए कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई किसी जगह पे किसी चार्ज में, जरा वो कैलकुलेट करके बताओ, तो उसका हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। उसका डेरिवेशन वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हम लोग ने किए थे वैसा ही है। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में जो किए थे याद है तो आपको तकरीबन वैसा ही यहां पर है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेशनरी चार्ज दिया हुआ है, से प्लस कैपिटल क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है से ए, पॉइंट ए का डिस्टेंस यहां से r1 है, और यहां पर मैं एक चार्ज से Q0 करके रखता हूं। एनसीईआरटी सॉरी स्टेट बोर्ड में Q0 दिया हुआ है, इसीलिए मैं Q0 ले रहा हूं, है ना। यहां पर एक चार्ज रखा गया है। अब मेरा टारगेट है कि मैं इस चार्ज को यहां से उठा के यहां रखना चाहता हूं, इस पॉइंट बी पे मैं रखना चाहता हूं। इस पॉइंट बी की दूरी यहां से R2 है। तो मुझे कहा गया है इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आएगा या पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितनी होगी, जरा बताओ। तो जैसे कि मुझे मालूम है, शुरू से अगर देखा जाए हम लोग ने कहा था पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना आपने उस पर वर्क किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोले यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ वो कैलकुलेट करूंगा मैं। हाँ, आप सोच ही होंगे अच्छा ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मसला ये है उसके साथ कि हर जगह पे फोर्स अलग अलग रहे। यहां दूर हूं ना मैं, तो फोर्स कम होगा, जैसे जैसे चार्ज के करीब जाओगे फोर्स क्या होगा, बढ़ता 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 चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटे से हिस्से को कंसिडर करना पड़ता है। क्योंकि अगर छोटे से हिस्से का डिस्प्लेसमेंट अपन लेते हैं तो वहां तक तो फोर्स तकरीबन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ही। फिर इस छोटे से हिस्से के डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा और फिर उसे इंटीग्रेट करता हूं एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे। आई बात समझ में? तो चलो फिर हम उसी तरह बढ़ते हैं। बोल भाई कौन है लेट आ रहा? बोल बेटा फरहान, एक तो लेट आ रहा ऊपर से ठोक भी रहे दरवाजे को। फाजिल आओ अंदर। मैंने क्या दिया था इंडिकेशन, अगर आप लेट आते हैं तो वहां आके आप इंडिकेट करो मुझे, दरवाजा मत ठोका करो। आ जाओ अंदर बैठो। चलो ठीक है, चलो अब मैं ये सफर को देखने वाला हूं। तो चलो मैं देख रहा हूं कि ए से बी तक जाऊंगा, बड़ा सा गैप है, फोर्स तो बहुत अलग अलग होगा। यहां पर डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला गेम जमने वाला नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, मान लो मैं सफर में मेरे यहां पॉइंट पे पहुंचा था, ये पॉइंट पे मैं पहुंचा था, से पॉइंट पी, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं, सिर्फ आर है, ओके। और जब मैं इस पोजीशन पे था तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा आगे सरकाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के थोड़ा सा आगे सरकाया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे सरकाया। तो डी डिस्टेंस मैंने उसको फोर्स लगा के आगे सरकाया। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ होगा, तो मैं बोल रहा हूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। आप कहेंगे वेक्टर एफ
डॉट वेक्टर डी आर, है ना, ये फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, तो मैं कहूंगा इसको कन्वर्ट करो स्केलर फॉर्म में, एफ इंटू डी आर कॉस ऑफ जीरो, एफ इंटू डी आर कॉस ऑफ जीरो। क्यों बोले भैया, एक्सटर्नल फोर्स उधर लगा, एक्सटर्नल फोर्स उधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ। हाँ अगर मैं इसको इधर लाता तो अलग बात थी, तो वो भी वही रहता था सिचुएशन। तो भैया आप कहेंगे कि यहां पर तो आपका कॉस ऑफ जीरो आएगा। अच्छा ठीक है भाई, तो मेरा ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इनटू डी आर। तो ये स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी क्या रहेगा फिर। तो बोले अब आप बड़े लेवल पे निकाल रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज ए टू बी क्या रहेगा। तो आप इस छोटे से वर्क डन का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। गॉट दैट। अच्छा ठीक है, इस छोटे से वर्क डन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, यानी कि मैं एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करूंगा, है ना। अच्छा ठीक है, यहां से लेके पहले वाला जो पोजीशन है वो क्या था, R1, फाइनल वाला पोजीशन क्या है, R2। तो यहां डी आर यानी वेरिएबल, डी आर डिफरेंशियल किसका है, आर का। तो ये बताता है कि वेरिएबल कौन है, आर। तो भैया हमको आर की लिमिट्स जानना पड़ेगा, R1 टू R2। बोले ओके ठीक है, सही है। मगर देखो भाई, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा हमको पता लगाना है कि आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे इसको मूव करने के लिए। तो ये आपको ध्यान, ये कैलकुलेट करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये बात को ध्यान में रखना है कि जब मैं इस चार्ज को मूव कर रहा था, तो ये जो चार्ज है वो अपनी जगह पे स्टेशनरी था, वो मूव नहीं हो रहा था। आप बोलेंगे सर वो तो मैं मूव करूंगा तो ये पीछे 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 सरकेगा ना, है ना। तो इमेजिन करो तुमने किसी तरह से उसको उस जगह पे फिक्स करके फेविक्विक से चिपका दिया, इमेजिन, है ना। तो इमेजिन करो किसी तरह से तुमने उसको चिपका के रखे, वहां पर कुछ भी करे फिक्स, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा। दूसरी बात, आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है इसको सरकाने के लिए, है ना। वो तो मालूम है जोर से मैं धकेलूंगा तो चल ही जाएगा। आपको मिनिमम फोर्स लगाना है धकेलने के लिए। तो जब मैं मिनिमम फोर्स लगाऊंगा उसको ढकेलने के लिए, तो ये धीरे 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 जाएगा। मिनिमम फोर्स है ना, मैक्सिमम ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो आसानी से ढकेल दूंगा मैं इसको, मगर मैंने क्या बोला, मिनिमम। तो मिनिमम से नीचे गए तो ढकेल ही नहीं पाओगे उधर। तो मिनिमम फोर्स लगाना है, तो जब तुम मिनिमम फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल, तो ये चार्ज धीरे धीरे इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से जाएगा। इतना धीरे धीरे जाएगा कि हर बार लगेगा कि वो रेस्ट पर ही है ना। कछुए की चाल से, कछुआ भी थोड़ा ज्यादा चलता हूँ, उस चीज से भी स्लो से आओ। और मैं बोलूंगा ऐसे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आएगा, जीरो, क्योंकि आप धीरे 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 जा रहे हैं ना। अभी भी आपको लग रहा हूँ मैं रेस्ट में हूं, मैं एक्चुअली मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं धीरे धीरे मोशन में हूं, वेरी इनफाइनेटली स्मॉल स्पीड से मैं जा रहा हूं। तो वैसा, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं धीरे 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 जा रहा हूं, इसका मतलब ये है, अगर कोई फोर्स, हमने कहा ना कि चार्ज जा रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा, मतलब जितने फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसको ढकेल रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड जितने फोर्स से उसको ढकेल रहा होगा, आप उतने ही फोर्स से तकरीबन तकरीबन क्या कर रहे हैं, आप आगे ले जा रहे हैं। तकरीबन है, तकरीबन। अगर मैं मान लो मैं 10 न्यूटन के फोर्स से आगे लेके जा रहा हूं और मैं बहुत धीरे धीरे ले जा रहा हूं, तो हार्डली वो जो चार्ज जो मुझे फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना होगा, 10.01 न्यूटन, है ना। तभी तो इतना धीरे 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 जा रहे हैं हम लोग। तो 10.01 न्यूटन को क्या है, अप्रोक्सीमेटली में 10 न्यूटन नहीं बोल सकता। तो मैं बोलूंगा अच्छा, जितने फोर्स से वो मुझे लगा रहे, कई लोग जिससे आर्ग्यू करते, जिससे कोई मुझे आर्ग्यू करा कि सर वो उधर का फोर्स इधर का फोर्स इक्वल हो जाएगा, वो तो जगह पे ही रुके रहेगा। बात बिल्कुल सही है उसकी, वो हिलेगा नहीं जगह पे से। आप जब इक्वल बोल रहे, बेटा मैं बोलूंगा वो अप्रोक्सीमेट कंडीशन है। आप लगा रहे इधर से 10 का फोर्स, वो लगा रहा उधर से 10.01 न्यूटन का फोर्स, और वो 0.01 न्यूटन के फोर्स इधर जा रहा है ना। तो वो जो 10.01 है वो इतना छोटा गैप है कि आप 10 ही पकड़ो ना, है कि नहीं। मान ले शायद, है ना, तेरे पास 100 करोड़ की जायदाद है, मेरे पास भी 100 करोड़ 1 रुपए की जायदाद है ना। अपन इक्वली अमीर हो गए। तो मैं ये नहीं बोल सकता मैं तो इससे ज्यादा अमीर हूं क्योंकि मेरे पास 1 रुपए ज्यादा है, बोल सकते हैं अपन तो इक्वली अमीर माने जाएंगे ना। तो बस वैसे ही खेल है। तो भाई आप इक्वल फोर्स मानेंगे इसको, है ना। मगर खास बात, ये जो फोर्स है ना, वैल्यू में तो सेम है मगर डायरेक्शन में कैसा है, ऑपोजिट है। तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया,
देखो ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा ये इक्वल होगा आपके और ऑपोजिट होगा एक्सटर्नल फोर्स के, है ना। एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल और सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। हाँ वो बात तो सही है कि वैल्यू में तो सेम होगा तकरीबन और डायरेक्शन में वो ऑपोजिट होगा। ओके चलो फिर आगे क्या मैं कहूंगा, देखो भाई जब वो इस पॉइंट P पे था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, तो वो आएगा 1/4πε0 कैपिटल Q नॉट अपॉन R², वो इतना था। अच्छा ठीक है, फिर वो एक काम करो ना, फिर डाल दो वहां पे फॉर्मूले में। अच्छा चलो डाल देते हैं। फिर देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन R1 टू R2 -1/4πε0 कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन R²। ओके अब एक काम करो, सेम जो कांस्टेंट चीजें है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। Therefore, work done by external force minus capital Q into small q naught, हाँ वही था Q naught अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन R1 टू, हाँ ये dr रह गया, dr इंटीग्रेशन R1 टू R2 1/r² इंटू dr। फिर सवाल उठा 1/r² का इंटीग्रेशन क्या था, -1/r, तो बोले -1/r आएगा। तो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस कैपिटल Q इंटू Q0 4πε0 -1/r, लिमिट्स आ जाएंगे R1 टू R2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा फिर, Q इंटू Q0 4πε0 1/r, उसका अपर लिमिट डाला मैंने 1/r2 -1/r1। तो ये मेरे पास आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला। ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कि किसी एक्सटर्नल फोर्स को A से B यानी R1 से R2 ले जाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी, हमें ये पता लग गया। देखो अगर वो A पे था और उस पे फोर्स लग रहा था पहले से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स लग रहा था, तो उसको अभी भी वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा उसका, है ना। क्योंकि अगर मैं यहां से इसको छोड़ देता, अगर फोर्स लग रहा है, इसको फोर्स लग रहा है, वो चार्ज का फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं छोड़ दूं तो वो आगे भाग जाएगा, मगर मैंने इसको यहां पर पकड़ के रखा था, है ना, और फिर उसको यहां से यहां लेके गया मैं, तो मतलब वो पहले से क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में था। तो अगर पहले से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में था तो उसका मतलब उसके पास पहले से क्या होंगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और फिर जब तुमने यहां से यहां लाके रखे तब भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। हाँ बस इतना, वो तुम नजदीक गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो मतलब यहां से यहां जाने में आपका क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो मैं कहूंगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल Q इंटू Q0 4πε0 1/r2 -1/r1 1/r2 -1/r1। एक बार सीक्वेंस चेक करने दे मुझको, गड़बड़ हो जाता कभी का सीक्वेंस में। 1/r2 -1/r1, ठीक है, सही है। अब ऐसा है, इमेजिन करो, ध्यान दो बेटा इधर, मुझे क्या करना है, ये तो A से B पे ले गया। अब इमेजिन ये करो कि मुझे उसको उठा के लेकर आना है इंफिनिटी से, मुझे कहां से लाना है, इंफिनिटी से उठाकर लेकर आना है और उसको पॉइंट P पे लाके रखना है। पॉइंट P बोलो, कोई और पॉइंट बोलो, कुछ भी चलेगा। तो अगर मान लो आप पहले कहां थे, पहले आप इंफिनिटी पे थे और वहां से आपने क्या किया, उसको उठा के लाके रखा ऐसे पोजीशन पे जिसका डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल r, यानी पॉइंट P पे लाके रख दिया, इमेजिन कर लो। तो इस प्रोसेस में आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पहले वर्क डन ले लेते हैं।
तो बोले इस प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो भाई बचेगा क्या? ये देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर मैं बोलूंगा U R2 माइनस U R1, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन 2, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R। सिर्फ R है, R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R। ओके, मैं कहूंगा मगर यार बट U ऑफ R1 इक्वल्स टू 0, U ऑफ R1 इक्वल्स टू 0। बोले ऐसा क्यों? अरे भैया आप इंफिनिटी पे हो ना, इंफिनिटी पे तो थोड़ी कोई फोर्स लग रहा होगा उसको, और अगर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा तो उसको काहे का पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर? तो फिर मैं बोलूंगा ओके, U ऑफ R2 को आप U ऑफ R लिख सकते हैं, ये तो 0 हो चुका है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R। मतलब ये मेरे पास फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आया। मतलब एक चार्ज को इंफिनिटी से इस पोजीशन P पे लाके रखने के लिए जो वर्क करना पड़ा मुझे, उसी को मैं क्या कहता हूं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दैट चार्ज इन इट्स फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहां पर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज, amount of work done in bringing a given charge from infinity to that point is called as electrostatic potential energy, है ना, between the two system of two charges। आया समझ में? ठीक है, अब देख लो, रीड कर लो नोट्स में से। अब देखो बेटा, अब एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने जाने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके हो पहले, तो ये आपके लिए समझना ज्यादा हार्ड नहीं है, इजीली समझ जाएंगे। अब ऐसा है कि जब मैं चार्ज को इस जगह से इस जगह पे ले जाकर रख रहा था, मान लो अब वो क्यू नॉट नहीं, स्मॉल क्यू चार्ज दे रहा हूं मैं, स्मॉल क्यू चार्ज है और मैं उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जा रहा हूं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज कैपिटल क्यू, है ना। चार्ज कैपिटल क्यू, जितना ये व्हाइट बोर्ड है मान लो, उसको उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ी देर के लिए, और उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये। तो जब मैं उसको यहां से लेकर यहां जा रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ा, और मैंने जो वर्क कैलकुलेट किया वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की वजह से है ना। मतलब अगर मैं ये चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं, मान लो पहले मैंने 10 कूलम लेके गया था, अब 20 कूलम का चार्ज लेके जाता हूं, तो वर्क डन मेरा डबल हो जाएगा, है ना। 5 कूलम लेके जाऊंगा तो आधा हो जाएगा। मगर मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसा वर्क डन कैलकुलेट करना है जो सिर्फ इस चार्ज की वजह से हो, कि भैया ये चार्ज ने मुझे कितनी मेहनत करने लगाया, मुझे वो कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा ना भाई? मैं देखो, मुझे एक बात बताओ, जब आप स्मॉल क्यू चार्ज को उसके करीब लेके जा रहे हो, ये रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सिर्फ इसकी वजह से है, या सिर्फ इसकी वजह से, या इन दोनों की वजह से? दोनों के, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। ये तो जो फोर्स लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को लगा रहे, है ना। मगर मुझे तो क्या लगाना है कैलकुलेट, कि भाई ये कितना फोर्स लगा रहा है इसको, क्योंकि अगर ये पावरफुल है ना, दो लोग झगड़ रहे है ना, ये भी दर्द 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 है ना, मस्त अल्फाज यूज कर रहे अच्छे खासे, और ये भी दर्द 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 कर रहे, है ना। अब उससे माहौल और ज्यादा गर्म हो गया, है ना। अब कोई मुझे बोल रहा है कि भाई जज करो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैं बोला मैं कैसे जज करूंगा, दोनों बड़बड़ कर रहे हैं। मैं बोला एक को बोलूं तू खामोश बैठ जरा, तू खामोश बैठ जाए एक मिनट, उसको बोलने दे जरा, देखते वो कितना बोल रहा है कि। तो वैसे ही मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको खामोश बैठा रहा हूं। मतलब क्या भाई, तेरी वैल्यू ऐसी सेट करूंगा मैं कि भैया तेरा उसमें वर्क डन कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हो सर 0 का डालो, तो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फोर्स ही नहीं लगाएगा ना उसको। तो मुझे उसको सेट करना पड़ेगा 1। मैं मान के चलूंगा कि मान के चलो अब 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उसे मैं यहां से यहां लेके जा रहा हूं,
तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ था, अब जो इस प्रोसेस में वर्क डन होगा, 1 माइक्रोकूलम नहीं, सॉरी 1 कूलम का चार्ज है, इसको यहां से यहां ले जा रहा हूं, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है, अब उसे मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस। सब बोले डिफरेंस क्यों? क्योंकि जब मैं यहां पर था तब भी मुझे वर्क करना पड़ रहा था उसको होल्ड करने के लिए, ऐसा नहीं कि आराम से सुकून से बैठा था, तो यहां पर भी मुझे वर्क करना ही पड़ रहा था। जब वर्क यहां पर भी था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर भी होगा, है ना। तो अगर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, तो अगर मुझे मालूम करो कि ए से बी पे ले जाने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ा या पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो कितना होगा, तो आप कहेंगे देखो आप ए से बी पे लाने के लिए कितना वर्क किए? बोले भैया बहुत वर्क किया। बोले एक्सटर्नल फोर्स इतना इतना लिया किया मैंने, है ना, या डब्ल्यू ए बी बोल दो, चलो बाद में लिख देंगे। तो आप क्या करो, इस चार्ज से उसकी वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो, डब्ल्यू ए बी, आप क्या करो इस चार्ज की वैल्यू से उसको क्या करो डिवाइड करो। आप निकालो वर्क डन, निकाल लो वर्क डन पूरा, इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना वर्क डन था निकाल लो। अब ये जो वर्क हुआ किसका कंट्रीब्यूशन है? बोले दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना। अब मैं क्या करूंगा, फिर उसको स्मॉल क्यू चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, ये चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, साइलेंट कर देगा, 1 कर देगा, है ना, डिवाइड होके वो 1 हो जाएगा। अब जो बचा कुचा जो वर्क डन रहेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लस क्यू चार्ज की वजह से रहेगा, आया ना, है ना। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर वर्क डन इट मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू क्या है फिर बेटा, ये आएगा Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, यानी Q मल्टीप्लाई बाय वी बी माइनस वी ए, या फिर Q मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1। आप इस क्रिएशन को ऐसा भी बोल सकते हैं। आई बार समझ में आपको? अब हमें क्या करना है, हमें यहां फॉर्मूला डिराइव करना है कि अगर मान लो किसी चार्ज को मैं इंफिनिटी से ला के वहां रखता हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, मान लो बीच में कहीं तो भी पॉइंट पी है, कहीं पे भी ले सकते हैं, रैंडम मैंने ये ले लेता हूं। मुझे इंफिनिटी से किसी चार्ज को यहां पे ला के रखना है, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा जरा बताइए। तो मैं ये पूरा सिलसिला दोहराऊंगा। अब ये Q0 के जगह मैं बस क्या कर दूंगा, यहां पर चार्ज को 1 कूलम डाल दूंगा। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये 1 कूलम का चार्ज है, मैं इधर लेके आ रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है ना, वर्क डन निकालना है, मगर हर जगह पे फोर्स अलग अलग है। तो छोटा सा चार्ज, ये छोटा ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीआर करने में वर्क डन कितना हुआ, तो बोले इतना इतना हुआ। अच्छा ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, इंटीग्रेट करो यहां से यहां कैलकुलेट करने के लिए आ गया। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या, मगर यार ये एक्सटर्नल फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो भाई ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स -1/4πε0 Q इंटू अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये चार्ज अब कितना है 1 कूलम का है। ओके, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा Q/r²। फिर आगे क्या, फिर ये आगे वही छुआ, -Q को बाहर निकाले, फिर आगे क्या हुआ -Q/4πε0। फिर आगे क्या हुआ, वो इंटीग्रेट करने बाद लिमिट डाले अपन ने उसके अंदर। फिर आगे क्या हुआ, फिर बोले हमने वो यार वही तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मगर ये चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू यूनिट चार्ज है, तो इसीलिए उसको मैं डेल्टा यू नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा डेल्टा वी। डेल्टा यू की जगह आ गया डेल्टा वी, Q/4πε 1/r2 - 1/r1। अब इमेजिन करो कि आपका R1 क्या था, इंफिनिटी था, R2 R था, तो बोले फॉर्मूला क्या बनेगा, बोले फिर तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो फिर मैं बोलूंगा ओके, फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अब क्या बचेगा फिर, जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, Q/4 या फिर 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये आ गया। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अभी देखो आज बच्चों को ग्राफ पढ़ा रहा था मैं 11th के बच्चों को, तो मैं बता रहा था कि अगर मान लो आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए, है ना, 1/x, 1/x², 1/√x, ऐसा कोई भी ग्राफ रहा, तो वो ग्राफ कैसा बनता है, एक हाइपरबोलिक कर्व बनता है। तो बोले ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो बताया था मैंने हाइपरबोला बनेगा, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर एक 1/r है और एक 1/r² है, तो कौन सा ग्राफ क्या रहेगा।
तो मेरे पास दो ग्राफ्स है, एक प्लेन ग्राफ है और एक डॉटेड ग्राफ है। अब मुझे बताओ कौन सा किसका है। चलो नाम दे देते हैं ए और बी। बताओ ए किसका है, बी किसका ग्राफ है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कौन सा पोटेंशियल का होगा। हाँ, भूल गए। ए पोटेंशियल का है और बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। सही है, ए पोटेंशियल का है, बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। भैया पावर बढ़ता है तो नीचे झुक होता है, एवरेज स्लोप बढ़ जाता है। तो ये ना पोटेंशियल का इनवर्सली रिलेटेड टू आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर है ना। सेम सिचुएशन मैंने स्फीयर और सिलेंडर के लिए भी बोला था आपको। स्फीयर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, सिलेंडर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, वायर में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। दैट्स वाई नीचे वाला स्फीयर का होता है, ऊपर वाला सिलेंडर का होता है। आया समझ में? पढ़ लो अब। तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम उससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने मौजूद है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड है और आसान है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन बाय 4 × 10⁵ वोल्ट। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है ऑलरेडी तुमको 4 × 10⁵ वोल्ट, और आपसे कहा गया है एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का। 3 माइक्रोकूलम यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो उसको इंफिनिटी से उस पॉइंट ए पे लाके रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा वो पता लगाओ। देखो जैसे कि मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एक ही हो, तो भाई ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 पोटेंशियल 4 × 10⁵ 3 4 12, 12 × 10⁻⁻6 वो हो जाएगा 1.2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये हो जाएगा 1.2 जूल्स। ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा उसने, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। नहीं, है ना। सिंस दिस वर्क is done due to a conservative force work done is path independent। वर्क डन जो है वो क्या है बेटा, पाथ इंडिपेंडेंट है, वो पाथ पे डिपेंड करता नहीं। सिंपल सी बात है। चलिए अब इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया है, 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ 6 कूलम चार्ज फ्रॉम अ प्लेस where potential is 10 volt to another place where the potential is V। तो वो बोल रहा है फाइंड द V। अरे बहुत आसान है यार, क्या आसान क्वेश्चन है ये। देखो कितना आसान है ये। इसने हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज। और जैसे कि हम जानते हैं कि भैया ठीक है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है 120 जूल अपॉन चार्ज कितना है 6। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, V2 माइनस V1 कितना है बेटा 10 वोल्ट, और 120 अपॉन 6 क्या हो जाएगा बेटा 20 पर 20। और फिर मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू फिर 30 वोल्ट, है ना। ये माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, एंड दैट विल बी हाउ मच 30 वोल्ट। तो वंस अगेन हमारे पास दो क्वेश्चंस, एक वायर जिसे बेंड किया गया है एक सर्कल में ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और वो सर्कल पूरा चार्ज है।
है ना, और टोटल चार्ज कितना है बेटा 250 माइक्रोकूलम। पता चल लगाओ पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे। तो V इक्वल्स टू वही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q बाय R। 9 इंटू 10 का पावर 9, 250 इंटू 10⁻⁻6, 10 का पावर -1 है ना। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 का पावर -1, और 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा 225, 225 10 का पावर 3 4 5, यानी 2.25 10 का पावर 7 वोल्ट है ना। 225 10 का पावर 5 है तो 2.25 10 पावर 7। आगे कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। मेरे पास एक चार्ज है ऑफ द वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। इसके कारण हमें एक पॉइंट P जिसका फासला 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 कितना है 9 सेंटीमीटर, तो R इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है। इस फासले पे इससे पोटेंशियल क्या होगा पता लगाओ। ओके, सिर्फ पोटेंशियल पता लगाना है पहले यहाँ पॉइंट P पे, बाद में वर्क डन निकालना, पहले पोटेंशियल पे फोकस करते हैं। वेरी सिंपल, इस वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या रहेगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R। 9 इंटू 10 का पावर 9, चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन R 9 इंटू 10 का पावर -2। ये 9 गया, ये 9 गया, 9 में से 5 गया कितना 4, तो V इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट्स। ओके, एक चीज ये पूछी गई थी। अगला ये पूछा था कि अगर मान लो उस जगह पे मैं 1 कूलम का चार्ज ना लाके 2 नैनो कूलम का यानी 2 इंटू 10 का पावर -9 कूलम का चार्ज लाता तो वर्क डन कितना करना पड़ता। तो भैया इस प्रोसेस में वर्क डन होता था फिर Q इंटू वी, 9 नहीं क्या है 2 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय V 4 इंटू 10⁻4, अरे खामोश करो रे, 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। ये मेरे पास वर्क डन होता। ओके, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देख लीजिए आप। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। तो एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 8 मिली कूलम है, वो कहां रखा गया था बेटा ओरिजिन पे। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 0,0,3 टू Q 0,4,0। मान लो ये Z एक्सिस है और ये आपका Y एक्सिस है। पहले ये चार्ज हमारा यहां रखा गया था, कौन सा वाला चार्ज बेटा ये वाला -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पहले ये चार्ज A पे रखा गया था, पॉइंट A पे रखा गया था, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू आ रही है 3 सेंटीमीटर। फिर वहां से उठा के उसको कहां रखा गया पॉइंट B पे रखा गया, या पॉइंट Q पे रखा गया सॉरी, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 4 सेंटीमीटर। वाया पॉइंट, ये वाया वाला वाया गया है, ये अपने कोई काम का नहीं है ना, क्योंकि हमको तो कोई लेना ही देना नहीं है, कहां से गुजरता उससे क्या लेने देना, हमें तो सिर्फ किससे काम है शुरू कहां पे खत्म कहां पे। तो भैया उसके लिए क्या रहेगा वर्क डन पता लगाओ, बहुत आसान है। मैं कहूंगा देखो भाई हमारे पास वर्क डन का क्या कहता है फॉर्मूला, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है बेटा। अगर वर्क डन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो उसका ऑपोजिट रहेगा, माइनस आ जाएगा वहां पे,
तो 1/4πε0 या कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4πε0, 1/r2 माइनस 1/r1। अच्छा, कैपिटल Q कितना है बेटा आपके पास? 8 मिली कुलम, यानी 8 इंटू 10⁻³ और स्मॉल q कितना है बेटा अपने पास? -2 इंटू 10⁻⁻9 कुलम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार मैंने क्या किया, माइनस साइन डाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलम्स फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज भले ही नेगेटिव होता था, हम लोग मैग्नीट्यूड डालते थे उसका, मगर यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन साथ में डालेंगे उसके, ठीक है। अच्छा, 1/4πε0 क्या होता? 9 इंटू 10⁻9, 1/r2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 4 सेंटीमीटर, माइनस 1/r1 यानी कि 3 सेंटीमीटर, 10⁻+2। ये कैसे आया? भैया 4 सेंटीमीटर का 10⁻−2, 3 सेंटीमीटर का भी 10⁻−2, वो तो दोनों का 10⁻−2 डिनोमिनेटर में कॉमन निकलेगा, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या, ये कटा, ये कट गया, हो गया, ओके। अब इसके बाद 2 8 16, 16 9 कितना होता देखो रे भाई, कितना हो रहा? 144, तो ये हो जाएगा -144 और 10⁻−3 और वो 10⁻2, 10⁻−1, 3 -4 -1/12, ब्रैकेट का जो मटेरियल है उसका कैलकुलेशन -1/12, माइनस साइन कैंसल, 140 तो 12 इंटू 10⁻−1 यानी कि 1.2 जूल्स। आया समझ में? ओके, लिख लीजिए। एक पार्टिकल है मास 2 ग्राम का और चार्ज 1 माइक्रोकूलम का, और इसे हेल्ड किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ 1 मिलीकूलम। तो मान लो कि ये एक फिक्स्ड चार्ज है, वो नाम देता हूं उसका, जिसकी वैल्यू है 1 मिलीकूलम, ओके। उससे कुछ दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, पॉइंट ए पे एक चार्ज स्मॉल q इक्वल्स टू, और ये कैपिटल Q डालूंगा इसका, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां रखा गया, ओके। इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड इट विल बी रिपेल्ड, अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये रिपेल हो जाएगा और ऑफ कोर्स फिर वो आगे भागेगा, और तकरीबन कुछ इतना दूर ट्रैवल कर जाएगा, 10 मीटर। तो जब वो 10 मीटर ट्रैवल कर चुका है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 मीटर्स। तो जब तकरीबन वो 10 मीटर का फासला तय कर चुका है, तब वो यहां पर पूछ रहा है इसकी स्पीड क्या थी, मतलब यहां जब वो आगे जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, ये पता लगाना है हमको। तो सिंपल बात है, मुझे यहां की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी, इस जगह की। अगर मुझे इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी का पता चल गया है ना, तो मैं उसे काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करके निकाल सकता हूं। तो बोले कैसे निकालूंगा? देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला था U2 - U1, मैंने कहा था कि U2 - U1 के बराबर होता है। सॉल्यूशन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां पे UB - UA के बराबर होगा। मेरा मेन टारगेट क्या है, मुझे क्या निकालना है? UB निकालना है, ठीक है भाई। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, UB इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस UA, ओके। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम A टू B, क्या फॉर्मूला रहेगा फिर? उसका तो फॉर्मूला है 1/4πε0 या Q, सॉरी कैपिटल Q अपॉन इंटू स्मॉल q अपॉन 4πε0, 1/r2 माइनस 1/r1 प्लस UA का क्या है फॉर्मूला? 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r1, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन R1 पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अच्छा ठीक है, अब जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं तो ये -R1 होगा और +R1 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन जस्ट R2। ओके, ये कितना आ रहा है, 9 इंटू 10 का पावर 9। कैपिटल क्यू कितना है बेटा, 1 मिली कुलम यानी 10 का पावर -3। स्मॉल क्यू कितना है बेटा, 1 माइक्रो कुलम यानी 10 का पावर -6, यानी 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -9, 10 का पावर -9 अपॉन 1 है ना। ये पावर्स हो जाएंगे कैंसल, तो फिर मैं बोल सकता हूं ओके देयरफॉर यूबी इक्वल्स टू 9 जूल्स, यूबी इक्वल्स टू 9 जूल्स। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसे इक्वेट करो काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो आप कहेंगे देयरफॉर हाफ ऑफ एम वीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। कितना है भाई मेरे वो एम कितना है, 2 ग्राम ना, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ठीक है हाफ ऑफ एम 2 इंटू वीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 2 2 हुआ कैंसल, वीबी इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में है क्या, हाँ बता। पकड़ो देखते हैं। A particle of mass 2 gram, charge 1 microcoulomb is held at a distance of 1 meter from a fixed charge of 1 millicoulomb। क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, तो यहां पर ग्रेव लेवल का कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गया। वर्क यहां पर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ यूबी माइनस यू ए, मतलब वो क्या होगा यू ए माइनस यू बी। हाँ ये पूरा ही गड़बड़ हो गया फिर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देना था अपने को, और अपन ने क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लगाई नहीं ना उसको उधर पुश करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भेजा, तो अपने को वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना था, और वो होता था यू ए माइनस यू बी। तो यू बी जो होता था वो यू ए माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता था। अच्छा ठीक है, यू ए माइनस करते तो क्या हो रहा था, वो प्लस हो जाता था, फिर वो जो अपना R1 कैंसल हुआ ना वो कैंसल नहीं होता था, वो प्लस हो जाता था। तो फिर ये आपको क्योंकि यूबी निकालना है, तो यूबी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस यू ए। नहीं ना यार, वही चाह रहा घुमा फिरा के भी, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी फॉर्मूला 1/R1 माइनस 1/R2 होता। देखते हैं चलो, 1/F/4 समझ लो क्या, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस यू ए क्या है, या मतलब ए और बी करना पड़ेगा इसको, आर ए आर बी, और फिर ये हो जाएगा, वही हो रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है, वो माइनस फिर से कैंसिल हो रहा है, वो फिर से कैंसिल हो रहा हो, मतलब कैलकुलेशन में इतना फेर नहीं आ रहा, बस माइनस साइन का फर्क आएगा। चलो कल देखते हैं इसको, टाइम ज्यादा हो गया अभी, कल मैं देखता हूं आते से इसको क्या है गड़बड़।
आप लोग भी देखो थोड़ा कहां गड़बड़ हुई अपने कैलकुलेशन में।